कर लो स्टार्ट। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो एक बार वापस से इंट्रोड्यूस कर दूं ऑनलाइन में कि आई एम रूपा त्रिवेदी, आई एम फ्रॉम पेस और मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटोर। तो आज का बेटा एक स्पेशल सेशन रहेगा और ये जो स्पेशल सेशन रहेगा दैट वुड बी ऑन इलास्टिसिटी। बच्चों, जब पहली बार सीए फाउंडेशन का पेपर आया इट वाज मई 2018। ठीक है, अभी तो सिलेबस चेंज हुआ लेकिन पहले सीपीटी हुआ करता था और सीपीटी में तो चारों सब्जेक्ट्स जो रहते थे वो ऑब्जेक्टिव रहते थे। फिर आईसीआई ने पैटर्न चेंज किया, फाउंडेशन लेके आए। तो जो फर्स्ट ईयर का पेपर आया था मई 2018, एक सिंगल न्यूमेरिकल नहीं था, एक सिंगल न्यूमेरिकल। लेकिन ओवर टाइम न्यूमेरिकल्स की तादाद बढ़ने लगी और अभी जो नया सिलेबस आया उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पिछले अटेम्प्ट का जो पेपर आया था दैट वाज सितंबर 24, उसमें मैंने काउंट किया था, देयर वर 16 न्यूमेरिकल्स इन इट। कितने थे बेटा? 16। तो देयर आर सम टॉपिक्स जिसमें से न्यूमेरिकल आते ही आता है, जिसमें से एक है अपना डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना पूछे ऐसा हो। कल रिकॉल करो, मैं सितंबर 24 का पेपर खोल रही थी, कुछ थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाए तो ना, सारे न्यूमेरिकल मिल रहे थे। सप्लाई में एक क्वेश्चन आता है, वो भी मेरे ख्याल से पिछले दोनों बार वो न्यूमेरिकल ही पूछा हुआ। कंज्यूमर बिहेवियर में 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक न्यूमेरिकल आ सकता है, मे बी मे नॉट बी। नेशनल इनकम में से 100% न्यूमेरिकल आता है। वो जो 2 चैप्टर्स है ना, फर्स्ट वाला तो वो नेशनल इनकम और दूसरा वाला किनेसियन थ्योरी। किनेसियन थ्योरी में से 3 से 4 न्यूमेरिकल फंस रहे हैं। और नेशनल जो इनकम है उसमें भी वो जो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता था, इस बार न्यूमेरिकल बना बना के पूछा। इंडियन इकोनॉमी नो न्यूमेरिकल, इंटरनेशनल ट्रेड परहैप्स नो न्यूमेरिकल, पब्लिक फाइनेंस में वो जो फिस्कल डेफिसिट निकालने वाला होता है उसमें न्यूमेरिकल। बेटा अब अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो वी हैव टू वर्क अपॉन न्यूमेरिकल। इसलिए मैंने सोचा आई शुड हैव अ स्पेशल सेशन ऑन इलास्टिसिटी, ऐसा हो कि बच्चा हर टाइप का क्वेश्चन कर पाए। तो बेटा आज मैं इलास्टिसिटी का एक रीस्टार्ट लूंगी और पूरा शुरू से बताऊंगी कि इलास्टिसिटी क्या होती है। तो यश, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा। विशु, साहिल, मिताली, काव्य, अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपने क्लास में सारे बच्चे सेटल डाउन हो चुके हैं? शुड वी स्टार्ट बेटा? ओके बेटा, अगर अपने को लगता है कि हमें इजी लगे तो इजी केवल तब लगता है व्हेन यू हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो हमें कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मोर और लेस फिक्स चल रहे हैं मैंने देखा। तो धीरे धीरे वी कैन अपग्रेड द लेवल, राइट? थ्योरी बन जाती है, न्यूमेरिकल नहीं बनते। ओके यश, तो दिस इज अ स्पेशल सेशन स्पेशली क्राफ्टेड फॉर यू। तो हमारा हेडिंग जो है वो क्या है? इलास्टिसिटी। क्या बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जैसा इलास्टिसिटी से हम समझते हैं, इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्सिव। क्या बेटा, क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव। सपोज आपका नाम क्या है बेटा? क्या है? हरिओम। आपका नाम क्या है? मयंक। तो हरिओम ने मयंक को धक्का मारा, क्लास में आया और मयंक ने उसकी सीट ऑक्यूपाई कर ली थी। हरिओम को आया गुस्सा और आया और बिना सोचे समझे उसको दिया जोर से धक्का, बोले जा बेटा अंदर जा। अब मयंक ने कैसे रिएक्ट किया? मयंक ने उठाया और एक थप्पड़ लगाया। तो ये क्या है? मयंक का रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसने थोड़ा सा धक्का दिया और उसने मारा जोरदार थप्पड़। तो बताओ बेटा, इसका एक्शन ज्यादा है कि उसका रिएक्शन ज्यादा है? तो जब रिएक्शन ज्यादा होता है तो बोलते हैं इलास्टिक। समझ में आया? और अगर इसने जोर से धक्का दिया और मयंक ने बोला क्या रे हरिओ, क्या कर रहा है मेरे साथ, अब बताओ एक्शन ज्यादा है कि रिस्पॉन्स? एक्शन ज्यादा है, तो बोलते हैं इन इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी में केवल क्या नापा जाता है बच्चे? रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, एक्शन ज्यादा बड़ा कि रिएक्शन माने रिस्पॉन्स ज्यादा बड़ा। अब किसी के प्रति तो रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, किसी के प्रति तो जवाब दे रहे होंगे। किसके प्रति? व्हाट आर द रीजन? ठीक है, तो रीजन होते हैं 4। कौन से 4 रीजन होते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस प्राइस में चेंज होना इज अ रीजन। ठीक है, प्राइस बदलेगी तो क्या डिमांड बदलेगी?
डिमांड क्या, क्वांटिटी डिमांडेड बदलेगी, तो प्राइस बदली तो हम किसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस का बदलना कारण है, क्वांटिटी डिमांडेड का बदलना रिस्पॉन्स है। तो इलास्टिसिटी में हम क्या चेक करते हैं, प्राइस में ज्यादा बदलाव कि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा बदलाव। अगर क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा बड़ा बदलाव है तो बोलेंगे इलास्टिक। समझ में बेटा। दूसरा रीजन होता है इनकम। अब की बार प्राइस नहीं बदलेगी, एट अ टाइम एक ही रीजन बदलेगा और वो क्या हो जाएगा, इनकम। अब अगर इनकम बदलेगी तो इनकम बढ़ेगी घटेगी तो क्या डिमांड में कोई चेंज आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। फिर वापस से देखेंगे इनकम में ज्यादा चेंज था कि डिमांड में ज्यादा चेंज था। तो इलास्टिक कब कहलाएगा बच्चों, डिमांड में ज्यादा चेंज होने पे कि इनकम में ज्यादा चेंज होने पे, डिमांड में। वेरी गुड, शाबाश। डिमांड में बड़ा चेंज या क्वांटिटी डिमांडेड में बड़ा चेंज वो सिग्निफाई करता है प्रोडक्ट है इलास्टिक। लेकिन कारण बड़ा है और रिस्पॉन्स छोटा है, तब हम इसको क्या पुकारते हैं, इन इलास्टिक। तो फर्स्ट रीजन होता है प्राइस, दूसरा होता है इनकम, तीसरा क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मतलब या तो सब्स्टिट्यूट की कीमत बदलेगी या फिर कॉम्प्लीमेंट की कीमत बदलेगी और हमारी वस्तु की डिमांड का रिस्पॉन्स देखेंगे। तो रिस्पॉन्स ज्यादा तो इलास्टिक, रिस्पॉन्स कम तो इनइलास्टिक। ऐसे फोर्थ प्रकार का होता है ना बेटा, वो कौन सा होता है, वो होता है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में क्या बदलता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर। और जब एडवर्टीजमेंट में बदलाव आएगा तो बदले में किस में बदलाव आएगा, डिमांड में। ठीक है, तो डिमांड का चेंज देखेंगे वो ज्यादा बढ़ा कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा ज्यादा बढ़ा। इफ द रिस्पॉन्स इज हायर इट्स इलास्टिक, इफ द रिस्पॉन्स इज लेसर तो क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक। तो समझ में आया बेटा, सब कुछ क्लियर। इलास्टिसिटी मींस रिस्पॉन्सिवनेस। कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, डिमांड। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो किसका रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ रहे हो, डिमांड। यहाँ पे सप्लाई थोड़ी ना आएगा। और देयर आर 4 रीजंस। व्हाट आर द 4 रीजंस बेटा, मैंने क्या बताया, इसमें एक रीजन होता है प्राइस, दूसरा रीजन होता है इनकम, व्हाट इज द थर्ड रीजन, क्रॉस। ठीक है, और फोर्थ होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है बच्चा। अब एक चीज बहुत पते की, जो कारण होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। कारण कहाँ पे आएगा बच्चे, इट्स ऑलवेज इन डिनोमिनेटर। जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में प्राइस का चेंज आएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। हमने क्या समझा, रिस्पॉन्सिवनेस कम्स डाउन इन द न्यूमरेटर, और जो रीजन होता है, जो कारण आता है वो कहाँ पे आता है, इन द डिनोमिनेटर। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि न्यूमरेटर में मैं क्या लिखूं, मैं इनकम लिखूं, मैं डिमांड लिखूं। एक दिक्कत तो यही आती है बच्चों को। तो बेटा रीजन तो डिनोमिनेटर में रहता है और न्यूमरेटर में क्या रहता है, उसका जवाब। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला वाला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। बच्चे परसेंटेज मेथड तब यूज किया जाता है जब डेटा आपको परसेंटेज के रूप में दिया गया हो। हम प्राइस इलास्टिसिटी को ईपी से डिनोट करते हैं और हम बोलते हैं दिस इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बेटा एक बात बताओ, इसका आंसर एक से बड़ा कब आएगा, एक से बड़ा कब आएगा, जब न्यूमरेटर बड़ा। किसी भी फ्रैक्शन को लेके देखो, जब जब न्यूमरेटर बड़ा आंसर एक से बड़ा आएगा ही आएगा 100%, कभी छोटा आ ही नहीं सकता। कल मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे ना, सपोज मैंने लिखा 6/2, कितना आया बेटा, 6/2 कितना आया, 3। और अगर मैं 2/3 लिखती तो 2/6 लिखती तो 1/3 आता, 1/3 कितना होता, 0.33 होता। करेक्ट। अगर मैंने लिखा 4/2 तो व्हाट इज द आंसर, 2। एंड इफ आई राइट 2/4 तो 0.5। तो एक से बड़ा आंसर कब बैठता है, जब न्यूमरेटर होता है बड़ा। ठीक है,
मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा तो हम बोलेंगे इलास्टिक, प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा तो क्या पुकारोगे, इन इलास्टिक। तो कभी कभी यश और मिताली पता है एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो बोलेंगे जब हमने प्राइस बदली 10% से तो क्वांटिटी जो है वो 20% से गिरी है, तो आपको बताना है कि इलास्टिक है इन इलास्टिक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो इलास्टिक है, अब बताओ किस में ज्यादा चेंज होगा, प्राइस में कि क्वांटिटी डिमांडेड में। तो जैसे ही उसने बोला इलास्टिक तो हमारे दिमाग में क्या घंटी बची, बेटा एक से बड़ा, और एक से बड़ा मतलब न्यूमरेटर बड़ा, और न्यूमरेटर में क्या लिखा जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज। डिड एवरीवन गेट, कोई डाउट बचा। तो ये वाला फॉर्मूला जिसका नाम है परसेंटेज मेथड, ये तब लगाओगे जब डेटा परसेंटेज में दिया हो, ठीक है। अगर डेटा परसेंटेज में नहीं दिया होगा तो एक दूसरा वाला मेथड है जो परसेंटेज मेथड से ही डिराइव हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रपोर्शनेट मेथड। तो प्रपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, चेंज इन पी इनटू पी अपॉन क्यू। तो काफी मैं ये बोल रही हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए इन टोटल देयर आर 5 मेथड्स। सबसे पहला वाला जो मेथड है उसका नाम होता है परसेंटेज मेथड। तो डेटा जब परसेंटेज में दिया रहेगा तो हम इस पर्टिकुलर मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर डेटा परसेंटेज में नहीं दिया है तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का टाइम क्यों बर्बाद करें, हम डायरेक्टली दूसरा फॉर्मूला ना यूज करें। नहीं तो तरीका था कि हम इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करें फिर ये वाला फॉर्मूला लगाए, तो व्हाई डू यू डू सो, आपके पास में एक दूसरा फॉर्मूला है ही, हम उसको वापर लेंगे। फिर बच्चों तीसरा वाला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी का दूसरा नाम होता है मिड पॉइंट मेथड। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट दिया किसने, हु डिफाइंड इलास्टिसिटी, गुड, अल्फ्रेड मार्शल। कोई भी मेथड पूछे इलास्टिसिटी, ये वाली इलास्टिसिटी किसने दी, एक स्टैंडर्ड आंसर, वो क्या है, मार्शल ने। तो बच्चे आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखोगे ना, तो आर्क इलास्टिसिटी तब लगाते हैं जब प्राइस में बहुत बड़ा चेंज हो। तो डेल्टा मतलब चेंज होता है, ठीक है, और यहाँ पे तो बहुत बड़ा चेंज है तो आप डेल्टा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो डेल्टा क्यू लिखने के बदले हम लिखते हैं Q2 माइनस Q1। बात तो बराबर है, लेकिन हम फॉर्मूले में डेल्टा का यूज कर ही नहीं सकते, उसलिए हम क्या लिखेंगे Q2 माइनस Q1 अपॉन में क्या लिखेंगे P2 माइनस P1, और यहाँ पे आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस में आ जाएगा Q1 प्लस Q। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और परसेंटेज में नहीं दिया रहेगा तो हम पहले कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, पहले आर्क। आईसीआई क्या बोलता है, आर्क ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। अगर आर्क से आंसर मैच नहीं करेगा चार ऑप्शन में से तो हम अगले पड़ाव में कौन सा वाला लेंगे, प्रपोर्शनल। लेकिन अगर दोनों से आंसर बैठ गया तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हम आर्क को प्रेफर करेंगे। ठीक है बच्चा लोग। तो काव्य अब नहीं आएगी बेटा, बस इस सेशन को बहुत अच्छे से देखना। अब फोर्थ वाला देखते हैं, तो फोर्थ कौन सा वाला मेथड होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो पॉइंट इलास्टिसिटी का दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिक मेथड। अब देखो ना बेटा, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट 5-6 दिन तो चलता है क्लास में, अब हम उसको एक दिन में वाइंड अप करेंगे तो हर कुछ तो बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ जितना अभी अपने को जरूरत है एग्जाम पास करने के लिए डेफिनेटली उतना बताऊंगी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी के दो तरीके होते हैं, जैसा कल मैंने बताया था, एक ग्राफिकल होता है और जो अगला वाला होता है वो न्यूमेरिकल होता है। अगर हमको सम सॉल्व करने के लिए दिया जाए वो न्यूमेरिकल है, अदरवाइज ग्राफिकल है। पॉइंट इलास्टिसिटी एग्जाम में काफी पूछी जाती है। देखो बच्चे, डिमांड में इतने सारे मेथड्स होते हैं ना, सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है ये समझना कि अच्छा ये है क्वेश्चन किसका, कौन से मेथड का क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और वो कीवर्ड देखते ही अपने को क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये तो इसका क्वेश्चन। तो जब भी बोले कि देर इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, रिपीट करो क्या बोलेगा,
अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ये लैंग्वेज आई, मतलब ये पॉइंट इलास्टिसिटी का सवाल है। अब पॉइंट इलास्टिसिटी में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है जो दोनों एक्सेस को टच करता है, अदरवाइज तो हम किसी भी एक्सेस को कभी नहीं छूते। तो एक बार बोल के बताओ बेटा, जब वो एक्स एक्सेस को छुएगा, पूरी क्लास को बोलना है बेटा, जब वो एक्स एक्सेस को छूता है तो इलास्टिसिटी क्या आती है? जीरो आती है। जब वो मिड पॉइंट पे आता है तो इलास्टिसिटी क्या आती है? और जब वो वाई एक्सिस को छूता है तो आपकी इलास्टिसिटी आती है इन्फिनिटी। जब इलास्टिसिटी जीरो होती है तो हाउ इज द प्रोडक्ट? परफेक्टली इन इलास्टिक। जीरो और इन्फिनिटी बोलेंगे तो परफेक्टली बोलना पड़ता है। तो जीरो का मतलब दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इट्स परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। और वन का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक। अब जीरो और वन के बीच में अगर आता है ना बच्चे, तो वो इन इलास्टिक होता है या रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है। और वहीं अगर वो एक से बड़ा होता है तो दिस इज इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है बेटा। और अगर न्यूमेरिकल वाला देखोगे तो देयर इज अ फॉर्मूला। अब इसमें ना प्राइस में बहुत छोटा चेंज होता है। बहुत छोटा चेंज में वापस हम डेल्टा का प्रयोग नहीं कर पाते, डी का डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी क्यू बाई डी पी, और इनटू में क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू। ये पॉइंट है। तो अगर एक क्वेश्चन में आपको दे दूं कि हमने बोला कि क्वांटिटी क्यू इज इक्वल टू 500 माइनस 5p, ठीक है, और प्राइस बोला 10 रुपए, तो कैन यू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी फॉर मी? बोलो कितना आया? फॉर्मूला हमने क्या बोला? माइनस में डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। ये एकमात्र फॉर्मूला है जिसमें पहले से माइनस लगा के रखा हुआ है और किसी में नहीं लगाया। बोलो यश, हाउ कैन आई हेल्प यू बेटा? किसी को दिक्कत ऑनलाइन में? आर यू ऑल कनेक्टेड? आई कांट सी प्रांजल टुडे। प्रांजल आर यू देयर? सारे बच्चे अपना नाम लो बेटा। और सेशन आपको कैसा लगा वैसे कमेंट बॉक्स में भी जाके लिखो। एंड एनी अदर चेंज यू रिक्वायर इन द सेशन, या कुछ एक्स्ट्रा पढ़वाना चाहते हो, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि इस वाले कंसेप्ट को ठीक से बता दो, या कुछ एक्स्ट्रा ये पढ़ा दो, सबसे ज्यादा किस में दिक्कत आ रही है। आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाओगे, आई वुड नो कि मुझे क्या क्या करवाना। ठीक है। तो ऐसा कोई बच्चा है क्या जो क्लास में बैठा और कल नहीं था मेरे साथ? ओके। तो मैंने इसका एक शॉर्टकट सिखाया था, और मैंने बोला था देखो बेटा, इस फॉर्मूले में अपने को तीन चीज चाहिए होती है। एक होता है डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू, दूसरी पी की वैल्यू, और तीसरी क्यू की वैल्यू। ये तीन जानकारी आपको मिल जाएगी तो आप आसानी से सम कर लोगे। अब बेटा आईसीआई के क्वेश्चन का पैटर्न डिट्टो यही रहता है, कुछ नहीं बदलता है वो। तो पी हमेशा दिया रहेगा और क्यू और पी का रिश्ता बताया होगा। तो सबसे पहले हम पी की वैल्यू लिख लेते हैं, और पी की वैल्यू कितनी दी है? 10 रुपए। हमारा एक काम तो हो गया। अब हमें चाहिए क्यू। तो ये रिलेशनशिप उन्होंने इसलिए तो बताया है, ये रिश्ता क्यों बताया? जिससे पी की वैल्यू डालो और क्यू की वैल्यू निकालो। तो अगर पी की जगह आप 10 रुपए डालोगे, मेरी मदद करो, कितना आया? इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपने पी की जगह क्या डाला? 10। तो हाउ मच डू यू गेट द वैल्यू? 450। ठीक है। तो पी का काम तो पहले से हुआ था, क्यू का काम हो गया। द थर्ड थिंग रिमेनिंग वो क्या है आपका? डी क्यू अपॉन डी पी। तो बच्चे देखो, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पी का कोफिशिएंट उठाते। पी का कोफिशिएंट मतलब पी के साथ में जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है अलोंग विद द साइन, क्या उठाना बेटा? साइन के साथ। तो क्या लिखा हुआ है पी का कोफिशिएंट? -5। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा? -5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस में 1/9, और माइनस में 1/9 होता है कुछ 0.1111 आ रहा है, 0.111। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? हाँ सॉरी सॉरी, बस फर्क ये पड़ेगा कि ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि
आपने जब डी क्यू बाई डी पी निकाला वो -5 है, और फॉर्मूले में तो पहले से माइनस उसका इंतजार कर रहा था, तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, +5। सॉल्व कर लोगे? तो अभी मैं इसके सबके क्वेश्चंस करवा दूंगी, लेकिन पहले हम इसका पांचवा वाला मेथड देख लें। और पांचवा वाला जो मेथड है ना, उसको हम बोलते हैं टोटल आउटले मेथड। बच्चे, आउटले मतलब होता है एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। तो ये वाले मेथड में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते, इसमें केवल रिश्ता देखा जाता है, और ये रिश्ता होता है प्राइस और एक्सपेंडिचर का। किसका रिश्ता देखोगे? प्राइस और एक्सपेंडिचर का। अब इसमें ना बेटा तीन बातें हो सकते हैं, देख रहे हो, तीन बातें हो सकती हैं। हम क्या चेक करते हैं? हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके आधार पर हम बताते हैं टाइप ऑफ गुड। उसके आधार पर हमने क्या बताया? टाइप ऑफ गुड। बच्चा इसमें अक्सर गलत करता है, उसलिए बहुत ध्यान से अपने को देखना। तो किसका रिश्ता देख रहे हो? प्राइस और एक्सपेंडिचर। अब इसमें तीन बातें हो सकती है, या तो इनके बीच में डायरेक्ट रिश्ता आएगा, या फिर इनके बीच में इनवर्स यानी कि इनडायरेक्ट रिश्ता आएगा, या फिर तीसरा होता कोई रिश्ता ही नहीं आएगा, बोले तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। तीन केसेस रिपीट करो तो क्लास, कौन सी तीन बातें होंगी? आइदर देयर वुड बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, या फिर इनवर्स, या फिर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। तो बच्चों, जब जब डायरेक्ट रिश्ता होता है ना, तो ये इनइलास्टिक होता है। जब भी डायरेक्ट रिश्ता होगा तो क्या होगा? इनइलास्टिक। जबकि इनवर्स रिश्ता पाओगे तो क्या होगा? इलास्टिक। और जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो ये होगा यूनिटरी इलास्टिक। लेकिन एक बात बताओ, डायरेक्ट रिश्ता का मतलब क्या होता है? मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। प्राइस गिरेगा तो एक्सपेंडिचर गिरेगा, हम साथ साथ हैं। डायरेक्ट रिश्ता क्या होता है? हम साथ साथ, हम जाएंगे तो साथ में, बढ़ेंगे तो साथ में, हम नरक में भी जाएंगे तो साथ। तो कैसा हो गया? डायरेक्ट रिश्ता। जबकि इनवर्स क्या होता है? गॉड 36 का आंकड़ा। तुम बढ़ोगे तो हम गिरेंगे, तुम जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है? इनवर्स रिश्ता। ठीक है, तो बेटा इसमें ना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला सब बच्चे कर लेते हैं कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बोले तो यूनिटरी इलास्टिक, ऊपर के दो में फॉल्टर कर जाते। तो मैंने एक बहुत प्यारा सा रूल बनाया था, कोई बता सकता है क्या? दोनों स्टार्टिंग आई एक साथ नहीं आएंगे। इनवर्स और इन इलास्टिक दोनों आई से चालू होते हैं ना, दोनों की जोड़ी साथ में नहीं बनते। अगर डायरेक्ट हमने बोला तो फर्स्ट लेटर कौन सा है? ई। तो बाजू वाला जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा आई। ठीक है, तो डायरेक्ट की जोड़ी बनती है इन इलास्टिक। और अगर इनवर्स बोला है तो ये आई से चालू हुआ, बाजू वाला शब्द क्या आई से चालू होगा? नेवर। तो वहां पे क्या आएगा? इलास्टिक। और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट तो ऑल टुगेदर डिफरेंट ही है, उसमें क्या पुकारोगे? दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। गॉट इट? ओके, क्या आप क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो? पक्का? कुछ छटनी करवा के कर दो। ऑलराइट, लो क्वेश्चन नंबर 3 करो। चलो लेट मी सी वाज द फास्टेस्ट, किसको सबसे अच्छे से समझ आया। ऑनलाइन वाले बच्चे, आपके साथ में भी कंपटीशन। आंसर क्या है बेटा? 0.5। सबका 0.5 आ रहा है क्या? सबका 0.5 आ रहा है? वन एंड ऑल? किसी का कोई दूसरा सेट ऑफ आंसर तो नहीं आ रहा है? क्या मैं मान लू 0.5 इज द राइट ऑप्शन? पूरी क्लास का गलत आंसर। अपन ने क्या सीखा था कि पहले आर्क मेथड से करोगे कि पहले प्रोपोर्शनेट से करोगे?
अब आग से करके देखना था ना पहले, तो अब आप से आग से करके देखो। सबने फटाफट छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। हाँ, तो पहले आग से करके देखना है। आग से आंसर नहीं आएगा तो ही प्रोपोर्शनेट को हाथ लगाओगे। तो आग से आंसर आ रहा है 0.8, प्रोपोर्शनेट से आंसर आ रहा है 0.5। तो किसको करेक्ट मानोगे? तो 0.8 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आए बेटा समझ में? ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? पहले आर को प्राथमिकता देनी है बेटा, उसके बाद में दूसरे को आपको प्राथमिकता देनी है। ओके, तो मैं आपको टोटल आउटले मेथड और प्रोपोर्शनेट और उसके कुछ सम्स करवा देती हूँ। सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 15 करो। इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस। बेटा ये किसका क्वेश्चन है? कौन से मेथड का है? पॉइंट इलास्टिसिटी का है। पॉइंट तब यूज होता है व्हेन देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस। तो बेटा ये पूछ रहा है मिड पॉइंट पे कितना है, तो मिड पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, टोटल आउटले मेथड में या तो प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप पूछेगा या फिर प्राइस और रेवेन्यू। सेम रिश्ता होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर कस्टमर का है, रेवेन्यू दुकानदार का है। अगर एक प्राइस बढ़ने पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उसका मतलब उसका रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है। तो अगर प्राइस और रेवेन्यू में डायरेक्ट रिश्ता है तो प्रोडक्ट कैसा है? इन इलास्टिक। प्राइस और रेवेन्यू में इनवर्स रिश्ता है तो हाउ इज द प्रोडक्ट? इलास्टिक। और रेवेन्यू कांस्टेंट है तो वापस से क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। तो बेटा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्राइस और एक्सपेंडिचर साथ में बोला या फिर प्राइस एंड रेवेन्यू साथ में बोला, और ऑप्शंस में नंबर नहीं है, पूछ रहा है इलास्टिक इन इलास्टिक। आई रिपीट इट, क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों को मेंशन किया या फिर प्राइस और रेवेन्यू को मेंशन किया, लेकिन उसके जो ऑप्शन है उसमें नंबर देने के बजाय इलास्टिक इन इलास्टिक पूछ रहा है। समझ जाना, टोटल आउटले का क्वेश्चन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 करो। फॉर अ कमोडिटी विद अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, तो कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर में क्या असर आए? तो बेटा देखो, एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा कर रहा है, मतलब टोटल आउटले मेथड है। और ये थर्ड वाला केस है जिसमें उसने बोला था यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता था बेटा? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता था, तो इसमें क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर वुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, समझ आए बेटा ये सारी चीजें? ओके, तो अभी हमने एक एक सम करके देखा। अब ना प्राइस इलास्टिसिटी में इसके कर्व्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? देयर आर कर्व्स। तो कर्व्स के शेप मायने रखते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसी में पढ़ा देती हूँ, दैट वुड सेव योर टाइम। इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं बच्चे? डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें टोटल 5 केसेस हो। ठीक है, ओके। पहले आप मेरी तरफ देखो, इसको मैं बोलती हूँ डिमांड आसन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? डिमांड आसन। डिमांड आसन करने के लिए अपन राइट हैंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? राइट हैंड। यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक चलता है। ठीक है बेटा, तो अगर आपका हाथ ऐसा है, मतलब इसकी इलास्टिसिटी है 0। क्या बेटा? इलास्टिसिटी क्या है? 0। अब बेटा परसेंटेज मेथड का जरा फॉर्मूला बोलना, तो क्या होता है? ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका आंसर 0 कब आएगा? जब इसका न्यूमरेटर 0 है और न्यूमरेटर में क्या लिखा है? क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज, मतलब क्वांटिटी जब नहीं बदल रही है। इलास्टिसिटी का आंसर 0 आने का तात्पर्य होता है क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग। तो ये देखो बेटा, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 आया, उसने ईडी बोला, हम ईपी बोलते हैं। ईपी 0 कब होगा? जब क्वांटिटी टस से मस नहीं हो रही है। ऊपर की दिशा में प्राइस बढ़ रही है, नीचे की दिशा में प्राइस कम हो रही है, कुछ भी हो प्राइस के साथ, लेकिन द क्वांटिटी वुडंट चेंज। ठीक है, ऐसा शेप आता है। पैरेलल टू
इसको दो नाम से बोलते हैं, या तो बोलते हैं वर्टिकल या फिर बोलते हैं दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इलास्टिसिटी 0 है तो द प्रोडक्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में है बेटा? इसमें दो एग्जाम्पल चलते हैं, सॉल्ट और दूसरा होता है लाइफ सेविंग ड्रग्स, मतलब ऐसी दवाई जो आपको मरने से बचा दे। ठीक है, अल्टीमेट नेसेसिटी, उसके बिना चल ही नहीं सकता। ठीक है, फिर बेटा ये क्या था 0, जैसे जैसे हाथ झुकेगा इलास्टिसिटी बढ़ेगी। रिपीट करो, जैसे जैसे हाथ झुकेगा इलास्टिसिटी बढ़ेगी। इसमें इलास्टिसिटी 0 थी, इसमें इलास्टिसिटी 0 से ज्यादा है परंतु 1 से कम है, इसको बोलते इन इलास्टिक। बेटा बताओ, ये तेरा फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, इसका आंसर 1 से कम कब आएगा? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम कब होती है? व्हेन द डिनोमिनेटर इज बिगर। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? प्राइस, मतलब प्राइस में बड़ा चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड में छोटा चेंज। तो ये था एब्सोल्युटली 0, ये था 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। देखो कर्व वैसे ही आ रहा है आपका, अब एकदम वर्टिकल नहीं है। ठीक है, फिर बेटा और झुका, जैसे जैसे हाथ झुकता है इलास्टिसिटी बढ़ती है। द फ्लैटर द कर्व द मोर इलास्टिक इट इज। ठीक है, अगर दो कर्व्स दे दिया और पूछा बताओ कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, जो जितना ज्यादा झुका हुआ उतना ज्यादा इलास्टिक। ठीक है, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ये इन इलास्टिक है। फिर आया यूनिटरी इलास्टिक। बेटा यूनिटरी इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 कब आएगी? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर चेंज होगा, ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर 10 नीचे 10, तब तो 1 आएगा, तो हाथ और झुक जाएगा। तो बेटा ये 0 है, ये 0 से बड़ा 1 से छोटा, ये 1 है, फिर ये 1 से बड़ा है। अब बेटा 1 से बड़ा तो किस में ज्यादा चेंज आया, प्राइस में कि क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आया। और बेटा जब ऐसा हो जाएगा ना पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब होगा परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और हाँ आंसर आएगा इन्फिनिटी। बेटा इन्फिनिटी का आंसर कब आता है? जब डिनोमिनेटर 0 होता है। इन्फिनिटी कब आता है? जब डिनोमिनेटर 0 होता है, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा तो ऐसा कब आए? अब देखो एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट केस पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? फर्स्ट और लास्ट। तो अगर 0 बोलेगा तो शेप ऑफ द कर्व वर्टिकल, या फिर पूछेगा अगर वर्टिकल है बताओ व्हाट इज नॉट चेंजिंग, क्या नहीं बदल रहा है? क्वांटिटी। और जब भी ऐसा कर्व आएगा व्हाट इज नॉट चेंजिंग? प्राइस। ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब इन्फिनिटी का आंसर है। पैरेलल टू क्या है बेटा? ये एक्स एक्सिस। ठीक है, बस इन तीनों में बार बार क्वेश्चन आएगा, और एक आध बार नहीं, इसमें काफी क्वेश्चन की तादाद आती है। तो इसका जो क्वेश्चन मिल रहा है वो मैं करवा देती हूँ। करो बेटा 26 करो। प्राइस कांस्टेंट है। यस मिताली, दैट वाज द राइट आंसर, शाबाश बेटा। प्राइस कांस्टेंट बट द क्वांटिटी चेंजेस। प्राइस कांस्टेंट किसमें होता है, इसमें कि इसमें? इसमें। तो फिर बताओ कर्व कैसा आएगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब 27 करो। इलास्टिसिटी 0 है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व? एक आपको ना क्लू देती हूँ बेटा, देखो 0 हमेशा वर्टिकली लिखा जाता है ना, तो इसका कर्व भी हमेशा होता है वर्टिकल, जबकि इन्फिनिटी को हमेशा लेटा के लिखते हैं ना, तो इसका शेप कैसा होता है? लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल। तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे। तो अगर 0 है तो हाउ इज द शेप? दैट इज वर्टिकल। 31 बताओ जल्दी। रिपीटेटिव क्वेश्चन। प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी चेंजेस, शेप ऑफ द कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आईसीआर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। 36 करो बेटा। इफ द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाउ इज द प्रोडक्ट? परफेक्टली इलास्टिक। क्या मैं मानूं कि आप कर लोगे? ओके, 40th एक लास्ट कर दो। इफ द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ऐसा है, बताओ इलास्टिसिटी क्या होगा? तो होगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम प्राइस इलास्टिसिटी के लास्ट पड़ाव पे हैं कि कोई भी वस्तु इलास्टिक होती है तो क्यों, नहीं होती है तो क्यों। काव्य, अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है।
कि कैसे समझोगे कि द प्रोडक्ट इज इलास्टिक कि द प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक। बराबर बेटा। देखो हम इसकी एक कहानी बनाते हैं, और कहानी क्या है? प्रतिभा पाटिल अपने न्यू घर पे, स्पेलिंग यही लिखना है, हाँ, जो स्मॉल लेटर में लिखा है उसको नहीं लिखना है। अपने न्यू घर पे संडेज एंड हॉलीडेज वो क्या खेलती है? टेबल टेनिस खेलती है। प्रतिभा पाटिल अपने न्यू घर में संडेज और हॉलीडेज को टेबल टेनिस खेलती है। ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले एक बार हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जितने भी कैपिटल लेटर है दे स्टैंड फॉर समथिंग। सबसे पहले प्रतिभा का जो पी है, इसका मतलब होता है प्राइस रेंज। क्या होता है बेटा? प्राइस रेंज। मतलब अगर कोई वस्तु है ना जो बहुत महंगी है, क्या बोलते हैं? वेरी हाई प्राइस रेंज। बेटा इसमें एक्सपेंसिव नहीं बोलेगा, वेरी एक्सपेंसिव बोलेगा। क्या बोलेगा? वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर कोई बहुत हाई प्राइस रेंज है, इनइलास्टिक। इसी प्रकार कोई बहुत लो प्राइस रेंज है तो भी इनइलास्टिक। लो प्राइस रेंज को बोलेगा चीप, वेरी हाई प्राइस रेंज को क्या बोलेगा? वेरी एक्सपेंसिव। तब क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक। लेकिन मिडिल प्राइस रेंज का होगा एक्सपेंसिव, तो क्या है? इलास्टिक। ठीक है। वेरी हाई प्राइस रेंज, डायमंड्स, एरोप्लेन, इनइलास्टिक। बहुत सस्ता बटन, सुई, इनइलास्टिक। बीच का एसी, कूलर, इलास्टिक। ठीक है। फिर बेटा अगला वाला जो पी होता है वो होता है पोजीशन इन द बजट। जब सामान खरीद रहे हो वो आपके बजट का बड़ा हिस्सा है कि छोटा हिस्सा? अगर बजट का छोटा सा हिस्सा है तो प्राइस बढ़ेगी तो आप छोड़ दोगे क्या? देखो बेटा, इलास्टिक मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिक मतलब प्राइस बदलते ही आप उसको टाटा बाय बाय करके चले गए, आपने प्रोडक्ट को छोड़ दिया, दैट इज इलास्टिक। इन इलास्टिक इज प्राइस बढ़ भी जाए तो हम नहीं छोड़ेंगे। आईसीआई अपने फॉर्म की कीमत बढ़ा देगा तो कितने बच्चे छोड़ देंगे? कोई नहीं। इलास्टिक हुआ कि इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। नमक क्या है? इलास्टिक की इन इलास्टिक? और टाटा नमक? टाटा नमक इलास्टिक। नमक की कीमत बढ़ जाएगी तो हम नमक नहीं छोड़ सकते, टाटा नमक कीमत बढ़ाएगा तो हम छोड़ सकते। साबुन क्या है? इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? इन इलास्टिक। साबुन तो चाहिए ना। लक्स साबुन क्या है? लक्स साबुन इलास्टिक। जिसका हम त्याग कर पाए वो इलास्टिक, जिसका हम त्याग नहीं कर पाए मजबूरी, वो क्या है? इन इलास्टिक। तो बेटा अगर बजट का छोटा हिस्सा है, 5 रुपए का सामान आ रहा है, कीमत बढ़ेगी, छोड़ दोगे क्या? तो क्या हुआ? नहीं छोड़ रहे हो तो? काव्य नहीं छोड़ रहे हो तो इन इलास्टिक। नहीं छोड़ते हैं तो इन इलास्टिक। छोड़ देते हैं तो इलास्टिक। एसी खरीदने गए, आपको मालूम था कि 30,000 रुपए का, वहां गए वो बोलता है 60,000 है, आप लोगे कि छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। जिसको छोड़ दिया वो इलास्टिक। रिपीट करो, जिसको छोड़ दिया वो इलास्टिक, जिसको नहीं छोड़ पा रहे हो इन इलास्टिक। ठीक है। तो अगर बजट का छोटा हिस्सा है तो इन इलास्टिक। क्या सोचोगे? बड़ा हिस्सा है, सोच विचार करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? इलास्टिक। बेटा इसमें एन का मतलब होता है नेचर ऑफ कमोडिटी। शक्कर की कीमत बढ़ेगी, छोड़ दोगे क्या? तो नेसेसिटी को नहीं छोड़ पाओगे, और नेसेसिटी नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी। नेसेसिटी बोले तो इन इलास्टिक। बेटा यू का मतलब होता है नंबर ऑफ यूजर्स। जितने ज्यादा यूजर्स उतनी इलास्टिसिटी। कल मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था मिल्क के 10 यूजर्स हैं, प्राइस कम हुआ तो सब जगह डिमांड बढ़ी, मतलब न्यूमरेटर में ज्यादा चेंज आएगा ना, डिमांड ज्यादा बदलेगी, प्राइस कम, क्योंकि 10 यूज है, 10 जगह डिमांड बदल रही है, प्राइस तो एक ही बार बदल रही है। तो मोर द नंबर ऑफ यूजर्स मोर इज द इलास्टिसिटी। ठीक है। उसके बाद में बेटा एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। तो अभी मैंने पूछा था नमक कैसा है, इलास्टिक की इन इलास्टिक? तो क्या है? इन इलास्टिक। टाटा नमक क्या है?
भास्कर नमक क्या है? मतलब जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स उतने ज्यादा इलास्टिसिटी। सब्स्टिट्यूट ही नहीं तो खरीदना ही ना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक। तो मोर द सब्स्टिट्यूट्स मोर द इलास्टिक। बेटा एच का मतलब होता है हैबिचुअल गुड। अब किसी को लत लग गई है तो क्या करें, है ना? अब है प्राइस बढ़ जाएगी तो छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ पाएंगे। जिसको नहीं छोड़ पाएंगे उसको क्या बोलोगे? बोलो, जिसको नहीं छोड़ पाएंगे उसको क्या बोलोगे? तो हैबिचुअल गुड को हम नहीं छोड़ पाते, बराबर। उसके बाद दो टी है। पहला टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। मकान मालिक आज आके बोलता है शाम तक किराया डबल, छोड़ दोगे क्या? कैसे छोड़ोगे इतने जल्दी? अगर वो बोलेगा 1 महीने बाद किराया डबल तो बकायदा छोड़ दोगे। उसने बोला आज शाम से किराया डबल, सड़क पे थोड़ी ना रहोगे। तो आप नहीं छोड़ पाए, तो क्या हुआ? इनलास्ट। छोड़ पाते तो इलास्टिक। ठीक है, जिसका सैक्रिफाइस कर पा रहे हो, जिसका त्याग कर पा रहे हो, दैट इज इलास्टिक। बेटा लास्ट वाला टी होता है टाइट डिमांड, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इस टच पैड का कॉम्प्लीमेंट है ये पेन। क्या बेटा? टच पैड का कॉम्प्लीमेंट पेन। अगर ये पेन महंगा हो जाएगा तो क्या मैं छोड़ पाऊंगी? लिखना तो इसी से पड़ेगा, कैसे छोड़ू? तो ये इलास्टिक हुआ कि इन इलास्टिक? ये इन इलास्टिक। तो जिसकी डिमांड को आप नहीं छोड़ पा रहे हो, दैट इज इन इलास्टिक। तो ये वाला पैटर्न भी आता है बेटा। बताओ, व्हाई इज द गुड इलास्टिक, व्हाई इज द गुड इन इलास्टिक? ठीक है, चलो ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद में मैं आपको ले चलती हूँ, इसका एक आध सम करवाती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट योर प्राइस इलास्टिसिटी। एक न्यूमेरिकल करवा दूँ, एक दो न्यूमेरिकल करवा दूँ जो अच्छे लेवल का आया है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे विथ योर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर क्रॉस और एडवर्टीजमेंट। सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है प्राइस इलास्टिसिटी में। इफ प्राइस इलास्टिस प्रॉपर्ली डन, बाकी में आपको दिक्कत नहीं आती। ठीक है, प्राइस इलास्टिक में थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों आता है, लेकिन मोर ऑफ न्यूमेरिकल आता है। तो मैं आपको करवाने वाली हूँ किसका? ये प्रतिभा पाटिल वाला क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 51, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन इलास्टिक वाई। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है और आंसर में 4 थ्योरी के ऑप्शंस हो, मतलब इसका क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोला मेनी सब्स्टिट्यूट्स, तो हमने क्या बोला था? मोर द सब्स्टिट्यूट्स मोर द इलास्टिसिटी। इसने पूछा इन इलास्टिक, मैंने इलास्टिसिटी कम क्यों है। फिर सेकेंड ऑप्शन बोला मेनी यूजर्स, मोर द नंबर ऑफ यूजर्स। बोलो क्लास, मोर द इलास्टिसिटी, दिस कैन नॉट बी द आंसर। हाई प्राइस महंगा है, बजट का बड़ा हिस्सा है, इलास्टिक इन इलास्टिक? इलास्टिक। इसने पूछा इन इलास्टिक क्यों है, तो ये असेंशियल फॉर लाइफ, लेना मजबूरी है, मजबूरी बोले तो इन इलास्टिक। बेटा 62 करो। व्हेन इज डिमांड मोर इन इलास्टिक? गुड्स नेसेसिटी है, छोड़ पाओगे कि लेना ही पड़ेगा? टाइम पीरियड कम है, मजबूरी है क्या? सब्स्टिट्यूट्स कम है, मजबूरी है क्या? तो ये सब बता रहा है इन इलास्टिक। क्या आपको ये सम करना आया? कैसे करते हैं? okay. तो बिफोर वी मूव ऑन टू इनकम इलास्टिसिटी, मैंने बोला था कुछ अच्छे वाले लेवल के जो मुझे न्यूमेरिकल दिखे हैं वो मैं आपसे करवा देती हूँ। थोड़ा सा बस देखो। अच्छा ये बता सकते हो 114, 114 कौन सा करेक्ट? ए वाला, क्योंकि ए पॉइंट पे इंफिनिटी होगा, बी पॉइंट पे एक से बड़ा है, मिड पॉइंट पे इक्वल टू 1 है, डी पॉइंट पे लेस देन 1 है, ई पॉइंट तो एक्स एक्सिस को छू रहा है ना, तो क्या होगा? 0। कुछ फैबुलस वाले न्यूमेरिकल आए हैं, जैसे 132। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर दो फटाफट। प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 80 टू 60, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1.25। तब आपको बताना है हाउ मच इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर?
These are some selected few questions. Demand increases by 25%. सबका आंसर ऑनलाइन में भी सेम आंसर है क्या बेटा? बच्चे बोल रहे डिमांड इंक्रीजेस बाय 25%, मतलब ए इज द आंसर. काव्य, व्हाट डू यू हैव टू से? या श्योर जो भी बच्चे कनेक्टेड है बोलो बेटा. टिक कर दो ए ऑप्शन. क्या बात है, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन तो बढ़िया है. पूरी क्लास सेम आंसर देती है, लेकिन ये आंसर फिर से गलत हो गया. नहीं, इसलिए तो मैंने बोला कुछ सेलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस करवाऊंगे. बेटा प्राइस जो है, वाह वाह वाह, प्राइस जो है 80 to 60 हुआ और इलास्टिसिटी कितना दिया बेटा? 1.25. तो हमसे पूछा डिमांड कितने परसेंटेज से बढ़ी या घटी, मतलब परसेंटेज में आंसर चाह रहा है. तो हम एक काम करते हैं, ये जो प्राइस दिया हुआ है ना, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. क्या बच्चों आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है? तो देयर इज अ फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला. और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. क्या बोलते हैं बच्चे? चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. और चेंज का मतलब होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू. तो इसमें न्यू वैल्यू कितना है? 60. ओल्ड वैल्यू कितना है? 80. तो चेंज हुआ आपका -20 का. ओरिजिनल वैल्यू मतलब जो पहले दिया था, और इनटू में क्या हो गया? 100. इसको आपने सॉल्व किया तो मालूम पड़ा -25%, मतलब प्राइस 25% से गिरी है. ये डिमांड थोड़ी ना निकाला आपने. आपने तो जो डेटा दिया है बस उसको सॉल्व करके बता दें. ये डिमांड डिक्रीज नहीं हुई है, ये प्राइस डिक्रीज हुई है. और हमसे पूछा क्या है? डिमांड में क्या असर आ रहा है. तो बच्चों हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ईपी बराबर परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन पी. और रूल याद है ना, इलास्टिसिटी प्लस में दिया हो चाहे माइनस में दिया हो, हमेशा हमें माइनस में लेना पड़ता है. अब परसेंटेज चेंज इन क्यू निकालने के लिए बोला है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला तो -25 आया. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? जब आप 25 इंटू 1.25 करोगे तो आपका आंसर आएगा 31.25%, एंड दैट इज द राइट आंसर. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन. ठीक है, व्हाट इज द आंसर? नन. ठीक है, एक और दूं, उसको करेक्ट करके बताना. क्या बेटा? नन हो तो हाँ एक बार चेक करना चाहिए. ऐसा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है, होता भी है. लो 168 कर दो. 168. सबको करना है, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, एक दूसरे को मत देखो. 168. हेलो अर्पित, वेरी गुड आफ्टरनून. मैंने सम सॉल्व करने के लिए दिया है, स्क्रीन पे देखो बेटा. 168 सम करना है. ऑनलाइन वाले बच्चे पीछे छूट रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी आंसर दे रहे हैं. बकअप बकअप. काव्य का आंसर आया यहाँ से. ऑनलाइन वालों ने आंसर दे दिया है. व्हाट अबाउट द ऑफलाइन स्टूडेंट्स? कौन सा आंसर है? कौन सा बेटा? डी ऑप्शन 0.1. ओके, एक ऑप्शन आया डी का. लब्धि आपका क्या आया?
डी है मयंक का आंसर, सी है शायद, शायद चेक करके बताओ। योर आंसर डी, सी। इस बार क्लास बढ़ गई डी और सी के बीच में। सी, आप लोग क्या बोलते हैं, सी की डी? कहीं ए और बी तो नहीं? ओके तो इसमें क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वांट्स टू डिक्रीज द कंजम्पशन। बेटा कंजम्पशन बोल रहा है तो प्राइस के बारे में बात कर रहा होगा कि क्वांटिटी? अब कंजम्पशन प्राइस तो हो नहीं सकता, ऑफ कोर्स क्वांटिटी होगा। तो क्वांटिटी को वो डिक्रीज करना चाहता है 5% से, ठीक है। और द प्राइस इलास्टिसिटी इज गिवन टू बी -0.5। अब पूछा प्राइस कितने, प्राइस में क्या चेंज आएगा? बेटा देखो परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और ना इलास्टिसिटी ईपी की वैल्यू तो माइनस में ही लिखना होता है, माइनस में दिया है तो कॉपी करो, प्लस में दिया है तो माइनस का साइन लगा दो। और बेटा गिरने के लिए माइनस का साइन लगाओगे तो क्वांटिटी डिमांडेड 5% से गिर रही है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस पूछा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 बाई -0.5। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 10% आ रहा है, प्लस की माइनस, प्लस, और प्लस मतलब इंक्रीज, तो यस काव्यमाली दैट वाज द राइट आंसर। क्या आ गया, 10% से रेज हो रहा, ठीक है, गॉट इट बेटा? ओके अब मैं शुरू करवा रही हूँ बच्चे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में कॉन्फिडेंस आया? अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में केवल इनकम बदलती है, द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने हेडिंग लिखा इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में बच्चों हम शो करते हैं इसको ई वाई से, वाई हमेशा इनकम डिनोट करता है। अब इसमें या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर थ्योरेटिकल आएगा, ऑफ कोर्स इसमें न्यूमेरिकल एकदम सेम टू सेम होता है जो कि उसमें होता था, इसमें प्राइस में। इसमें पहला मेथड ऑफ कोर्स परसेंटेज मेथड, पहला मेथड क्या हो गया, परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन, अब लिखते क्यों है लेकिन क्वांटिटी नहीं बोलते, डिमांड अपॉन द परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो बताओ बेटा अगर इनकम 2% से बदलने पे डिमांड 3% से बदल जाती है, इनकम जब 2% से बढ़ती है तो डिमांड 3% से बढ़ती है, आंसर क्या आया, बोलो ना। और एक्चुअली वैल्यू क्या आई, 1.5। मैंने क्या बोला, इनकम 2% से बढ़ रही है और डिमांड कितने से बढ़ रही है, 3% से। 3/2 करोगे, हाउ मच इज द आंसर, 1.5, ठीक है, आया बेटा? ओके उसके बाद में जो दूसरा मेथड होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज द प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या कोई बच्चा मुझे प्रोपोर्शनेट मेथड बोल के बता सकता है, बताओ, ई वाई इक्वल टू वॉट, तो चेंज इन Q अपॉन चेंज इन Y इनटू Y अपॉन Q, ठीक है। लेकिन इससे बेटर मेथड कौन सा होता है, आर्क मेथड। शाबाश आप तो बुद्धिमान हो। ई वाई का फॉर्मूला क्या लिखोगे, Q2 माइनस Q1 अपॉन Y2 माइनस Y1 इंटू Y1 प्लस Y2 अपॉन, और पॉइंट में क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। इनकम इलास्टिसिटी में पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड नहीं होता है, टोटल आउटले मेथड भी नहीं होता, केवल ये 3 प्रकार के मेथड्स होते हैं अंडर आर्क इलास्टिसिटी मेथड। कौन सा मेथड यूज करना चाहिए पहले, तो आर्क। आर्क मेथड तब यूज होता है व्हेन देयर इज अ लार्ज चेंज इन इनकम, लेकिन इतना लार्ज चेंज तो हर सम में ही आता है, बराबर। अब ना इनकम इलास्टिसिटी में न्यूमेरिकल कम, थ्योरी ज्यादा फंसती, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी में टोटल 3 केसेस होते हैं, ठीक है। क्या होता है बेटा, टोटल 3 केसेस। अब एक बात बताओ, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी,
क्या बेटा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, राइट? इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़नी चाहिए। उनको पुकारो बेटा। ऐसी कोई वस्तु का नाम बताओ इनकम बढ़ने पे जिसकी डिमांड गिर जाए। ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ बेटा आप, इनकम बढ़ने पे जिसकी डिमांड कम हो जाए। इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो बेटा देखो, इनकम बढ़ने पे अगर डिमांड बढ़ेगी तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव साइन आए। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना तो नेगेटिव साइन आता। तो इनकम बढ़ने में भला कभी डिमांड गिरती है? वो केवल एक केस में होता है, और वो होता है इंफीरियर गुड। केवल और केवल इंफीरियर गुड की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, बाकी सबकी पॉजिटिव। तो अगर वो इनकम इलास्टिसिटी पूछेगा तो 3 वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फर्स्ट, अगर इंफीरियर गुड है तो बच्चे जो इनकम इलास्टिसिटी होती है ना वो होती है नेगेटिव। क्या होता है बेटा? नेगेटिव। इस टेबल को बाय हार्ट करके जाना, ठीक है? ओके। सेकेंड वाला क्या होता है? सेकेंड वाला होता है लग्जरी। और लग्जरी का मतलब होता है जितने से इनकम नहीं बदलते उससे ज्यादा आप डिमांड बढ़ाते हो, क्योंकि आप तड़प रहे होते हो उस वस्तु के लिए। तो जितने से इनकम बढ़ी उससे ज्यादा डिमांड। तो एक से बड़ा आंसर कि छोटा आंसर? बड़ा आंसर। तो जब जब होगा लग्जरी तो इनकम इलास्टिसिटी क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1। क्या आएगा बेटा? ग्रेटर देन 1 आए। और बच्चा सुनो, तीसरा आता है नॉर्मल गुड। अगर नॉर्मल गुड पूछेगा तो इनकम इलास्टिसिटी क्या आएगा? नेगेटिव, मतलब हो जाएगा ई वाई लेस देन 0। ये ई वाई ग्रेटर देन 1, और जब जब होगा नॉर्मल गुड, वेरी गुड, आंसर होगा पॉजिटिव या फिर बोलेगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, कौन से 3 बातें मैंने याद करवाई? कि अगर इंफीरियर गुड है तो नेगेटिव, लग्जरी है तो पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव तो रह गई, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। और अगर नॉर्मल गुड होगा तो, अरे ये मैंने गलत लिखा, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, केवल इतना ही होता है इनकम इलास्टिसिटी। समझ आया बेटा? ओके। काव्या, ठीक है, आप ठीक बोल रही हो काव्य। इज इट ओके? ओके, तो चलो आ जाओ स्कैनर के भीतर। तो बच्चे स्कैनर में इनकम इलास्टिसिटी के सवाल अपन ढूंढते हैं ना। ये बता सकते हो क्या 165? हु कॉइन द टर्म डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? तो किसने बताया था? जेम्स ड्यूसेन बेल। अच्छा, 167 बताना तो। लॉ ऑफ डिमांड किससे डिराइव हुआ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव हुआ है। 170 बताना तो बच्चों। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज बिटवीन, हमने डिमांड आसन किया था ना, 0 से लेके इंफिनिटी। अच्छा ये बताओ 172, in case of what goods the expansion in demand due to price fall will take place only if the substitution of it outweighs the income of it? वो कौन सी वस्तु होती है जिसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट के कंपैरिजन में अधिक बड़ा होता है? एक टेबल बनाई थी इंफीरियर गुड का, और दूसरा किसका था? नॉर्मल गुड का। कहाँ बनाया था? यहाँ बनाया था। ये नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड। तो नॉर्मल गुड होता था तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव।
लेकिन अगर इंफीरियर गुड होता था तो इनकम अफेक्ट नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट पॉजिटिव। क्या नॉर्मल गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता था? क्या नॉर्मल गुड पे लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? क्या इंफीरियर गुड पे लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? दोनों पे काम करे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड काम करना मतलब होता है प्राइस अफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर इंफीरियर गुड है वो लॉ ऑफ डिमांड काम करता है उस पर, तो उसका प्राइस अफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम अफेक्ट उसका नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट उसका पॉजिटिव है। ओके, तो आप बताओ, अगर नेगेटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू जोड़ोगे और आप चाहते हो कि आंसर आए पॉजिटिव, तो कौन सा अफेक्ट ज्यादा बड़ा होना चाहिए? पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव अफेक्ट किसका है? सब्स्टिट्यूशन। तो जब सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट आपका इनकम अफेक्ट से ज्यादा बड़ा होगा तब वो इंफीरियर गुड कहलाएगा। तो इसने क्या पूछा बेटा 172 में, कि वो कौन से टाइप की वस्तु होती है जिसका सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट आउटवेज, आउटवेज मतलब अधिक बड़ा होता है, किससे बेटा? इनकम अफेक्ट से। तो वो कौन सी वस्तु कहलाएगी? इंफीरियर गुड। ओके, अपन इनकम इलास्टिसिटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। बेटा ये ना पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, वो जो अपन ने एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाया था उसमें हर पॉइंट की इलास्टिसिटी निकाली थी, तो हमने इस फॉर्मूले से निकाली थी। द लोअर सेगमेंट अपॉन द अपर सेगमेंट, ये पॉइंट इलास्टिसिटी का होता है। बेटा 194 बताओ। इफ द इनकम इलास्टिसिटी इज प्लस 1.8, वो प्लस लगा के मतलब जबरदस्ती प्लस लगा के बता रहा है, क्या बताने का प्रयास कर रहा है? मतलब वो बता रहा है 1 से बड़ा है और पॉजिटिव भी है। नॉर्मल गुड तो 0 से बड़ा होता है, तो ये कौन से गुड है? ये लग्जरी, और लग्जरी का मतलब होता है सुपीरियर गुड। तो 194 का डी आंसर, शाबाश। लो बेटा 197 करो, जुलाई 23 का क्वेश्चन है। इनकम इलास्टिसिटी फॉर ऑरेंज इज -1.5। इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव कब आएगी? तो इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव अगर आ रही है तो हाउ इज द गुड? इट्स एन इंफीरियर गुड। बेटा क्वेश्चन नंबर 200, द डिमांड फॉर बाजरा डिक्रीजेस विद द राइज इन इनकम। क्या बोला? द डिमांड फॉर बाजरा डिक्रीजेस विद द राइज इन इनकम। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? बोलो ना। डिमांड घट रही है और इनकम बढ़ रही है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप जब जब होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है बेटा, इनकम इलास्टिसिटी क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में, और नेक्स्ट वाला जो होता है उसको हम क्या पुकारेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी। बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी होता है बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अपना हेडिंग क्या हुआ? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोला बेटा हमने? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं ईसी। ओके, अब बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी का पहला मेथड होता है वापस से परसेंटेज मेथड, और परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई। एक की प्राइस बदल रही है, दूसरे की डिमांड बदल रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन दो बेटा। तो हमारे पास में दो कमोडिटीज है, एक्स और वाई। ओके, तो जब वाई की प्राइस 25% से बढ़ती है
तो एक्स की डिमांड 40% से बढ़ती है, वाई की प्राइस और एक्स की डिमांड। जब y की प्राइस 25% से बढ़ती है तो x की डिमांड 40% से बढ़ती है। वेरी गुड आफ्टरनून निमित, बोल बेटा इसका आंसर क्या होगा? आंसर आ गया? प्राइस कहां पे आएगा, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा 40/25। आंसर कितना है? प्लस की माइनस? क्या बेटा, दोनों बढ़ रहे हैं ना। जब जब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप तो प्लस में आंसर आता है। अब बताओ ये कौन से टाइप के गुड्स हैं? ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट्स है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, क्या है? क्या बेटा ये सब्स्टिट्यूट्स है? एग्जाम्पल लेके देखो, सब्स्टिट्यूट का कोई एग्जाम्पल बताओ। टी एंड कॉफी। तो कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी, अगर कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा हो जाएगा तो हम क्या पियेंगे, चाय की कॉफी? हम चाय पियेंगे। तो कॉफी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की डिमांड बढ़ेगी क्या? तो यस, दे आर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है। तो बेटा अगर परसेंटेज में डेटा दिया रहता है तो हम परसेंटेज मेथड का प्रयोग करते हैं, नहीं दिया रहेगा तो व्हाट इज द मेथड नाउ? प्रपोर्शनेट मेथड। तो जो प्रपोर्शनेट मेथड होता है ना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू एक्स अपॉन इनटू, ठीक है। लेकिन इससे बेटर मेथड आर्क मेथड। आर्क मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? मिड पॉइंट मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QX2 माइनस QX1 अपॉन PY2 माइनस PY1 इंटू में क्या, PY1 प्लस PY2 अपॉन QX1 प्लस QX2। ठीक है बेटा, इसमें यही वाले 3 मेथड्स होते हैं। और बेटा थ्योरी के क्वेश्चंस 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, उसको मेमोराइज कर लो, इसी में से आता है। 4 प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो व्हाट आर दे? देखो बेटा, अगर प्रोडक्ट है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो ना क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर आएगा इन्फिनिट। परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या आएगा, इन्फिनिट। अगर अनरिलेटेड गुड होगा तो क्या होगा, 0। ठीक है बेटा, अनरिलेटेड गुड, फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे मान के चलो ये कैलकुलेटर की कीमत बढ़ गई। किसकी कीमत बढ़ गई? कैलकुलेटर की कीमत बढ़ गई। तो बर्गर की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा? तो डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0 ना हुआ। तो जब भी अनरिलेटेड गुड होता है तो आंसर आता है 0, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आता है तो इन्फिनिटी। और बेटा जब जब कॉम्प्लीमेंट्री आएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, जब जब सब्स्टिट्यूट्स आएगा तो आंसर पॉजिटिव। तो दीज आर द 4 केसेस। समझ आए बेटा कौन से 4 केसेस होते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता है तो इन्फिनिटी, अनरिलेटेड गुड होगा इट वुड बी 0, कॉम्प्लीमेंट्री होगा नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट्स होगा पॉजिटिव। ठीक है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, वो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। और जो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ईए का। फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज मेथड। तो वही होगा परसेंटेज इन डिमांड ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। और अगर परसेंटेज में ना दिया हो तो प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट से बेटर कौन सा, आर। बेटा इसमें एक ही थ्योरी का क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनियो। जो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी होती है दैट इज टिपिकली पॉजिटिव। ठीक है, ये 0 और नेगेटिव नहीं होती टिपिकली, मतलब जैसा होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें थ्योरी का एक क्वेश्चन आता है, एक बार आप देख लो इसके क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर।
इससे काफी कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन कुछ तो आए हुए हैं। 181 करो। Advertisement elasticity is typically what? Typically positive. Okay. Question number 174 करो। Advertisement expenditure increases by 25%. As a result, the demand increases by 10%. काव्य ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, मैंने बोला था कि दैट इज टिपिकली पॉजिटिव। कितना आंसर आया बच्चा? 0.4। सबका आया? हो जाएगा ये? तो क्या डिमांड में पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है? वुड यू बी एबल टू डू प्रॉपरली? ओके, तो अपन एक काम करते हैं, हम सप्लाई को कवर अप करते हैं। ये जो हमारा यूनिट है दैट स्पीक्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड डिमांड मेरे ख्याल से अप टू द मार्क ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई के साथ। बेटा, सप्लाई को अक्सर मैं बोलती हूँ कि डिमांड का छोटा भाई है। अगर डिमांड समझ में आ जाए तो सप्लाई अपने आप आते ही आता है। बेटा, सप्लाई में करीबन 5 से 6 वेराइटीज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें सबसे पहला आता है कि बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है? डिमांड के समान, इट्स द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच अ पर्सन इज एबल टू एंड विलिंग टू सेल। क्या? the product या service at various prices in a given time period. ठीक है बेटा, सप्लाई क्या होगा? फ्लो कंसेप्ट की स्टॉक कंसेप्ट। जैसे डिमांड फ्लो कंसेप्ट होता है, सप्लाई भी हमेशा क्या होता है बेटे? फ्लो कंसेप्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सपोज एक प्रोड्यूसर है, उसने ना 20,000 पीसेस बनाए। अब 20,000 पीसेस में से उसने 5,000 अपने गोडाउन में रख दिए, बोले अगले साल बेचूंगा। तो बचे कितने? 15,000। अब बेटा, वो बेच पाया 12,000, 3,000 बिक नहीं पाया। ठीक है, बेचना चाह रहा था 15,000 पीसेस, एक्चुअली बिका 12,000 पीसेस, 3,000 कुड नॉट बी सोल्ड। उसकी सप्लाई कितनी है? तो उसकी सप्लाई हो जाएगी 15,000। सप्लाई का मतलब होता है व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल, कितना बेचना चाहता था, ये नहीं कि कितना बिका। तो 15,000 इज द सप्लाई आउट हियर। तो पहला डेफिनेशन पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है फ्लो कंसेप्ट है कि स्टॉक कंसेप्ट है, और तीसरा पूछा जाता है सप्लाई क्या है, जो एक्चुअली बिका कि जो वो बेचना चाहता था। तो जो वो बेचना चाहता था। फिर बेटा, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आते थे, वैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आते। कैन यू रिपीट देम फॉर मी? क्या क्या होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? फर्स्ट क्या होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि दुकानदार है। हायर द प्राइस हायर द प्रॉफिट मार्जिन। कैसा रिलेशनशिप आया बेटा? अ डायरेक्ट रिलेशन। दूसरा वाला क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब उसमें सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट होता था, इसमें सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। इसमें होता है रिलेटेड गुड, मतलब जिसका बनाने का तरीका सिमिलर है। क्या बोलते हैं? जिसका बनाने का तरीका सिमिलर है। सब्स्टिट्यूट हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे कोई बंदा चाय भी बना रहा है, कॉफी भी बना रहा है। चाय में 2 रुपए का मुनाफा है और कॉफी में 7 रुपए का मुनाफा है। तो बंदा क्या बना के बेचेगा? कॉफी। तो अगर रिलेटेड गुड है, मतलब बनाने का तरीका सिमिलर है, तो वो देखता है कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है मेरे लिए। ठीक है, और कौन सा फैक्टर हो सकता है सप्लाई में? फैक्टर कॉस्ट। अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें से कोई भी एक फैक्टर महंगा हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। तो अगर फैक्टर कॉस्ट बढ़ता है तो वो सप्लाई कम कर देता। ठीक है, और कौन सा फैक्टर बेटा? गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब टैक्स और सब्सिडी। टैक्स बढ़ जाएगा तो सप्लायर क्या करेगा? उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर से बढ़ गया।
टैक्सेस बढ़ा, रॉ मटेरियल पे ज़्यादा टैक्सेस ले लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो सप्लाई को गिरा देगा। और बनाते बनाते गवर्नमेंट ने भर भर के सब्सिडी दे दी तो खुद का पैसा कम खर्च हुआ, तो क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा दे। तो टैक्स के साथ में हाउ इज द रिलेशनशिप, इनवर्स, और सब्सिडी के साथ में अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, व्हाट एल्स बेटा, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, ऐसे कंपटीशन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है बेटा, व्हाट एल्स, टेक्नोलॉजी में सुधार आएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एक बार अच्छे से थरोली रीड कर लेना। अब आफ्टर दिस आता है लॉ ऑफ सप्लाई। अब चूंकि आप लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ ही चुके हो, तो लॉ ऑफ सप्लाई को कैसे बोलोगे, जैसे लॉ ऑफ डिमांड बोलते थे उसी पैटर्न में बोलो, सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, किसको छोड़ करके, केवल प्राइस बदलेगी, रेस्ट ऑल आर हेल्ड कांस्टेंट। तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो रिश्ता आया डायरेक्ट, और डायरेक्ट रिश्ता आएगा तो बेटा सप्लाई कर्व का शेप कैसा आएगा, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व ऑन द कंट्रारी होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनवर्स रिश्ता मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, डायरेक्ट रिश्ता मतलब अपवर्ड स्लोप। ठीक है बच्चे, उसके बाद में आता है मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। कल हमने मूवमेंट एंड शिफ्टिंग थोड़ा सा हड़बड़ी में किया था, एक बार अच्छे से बता दो। अच्छा बताओ, मूवमेंट क्यों होता है, तो मूवमेंट होता है प्राइस में चेंज के कारण, और शिफ्टिंग क्यों होता है बेटा, किसी और फैक्टर में चेंज के कारण। अब मूवमेंट में दो बातें होती हैं, कौन सी दो बातें होती है, या तो प्राइस इंक्रीज होगी या फिर प्राइस डिक्रीज होगी, या तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी या फिर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। बेटा प्राइस बढ़ जाएगी अगर सप्लायर ज्यादा बेचेगा कि कम, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर क्या करेगा, ज्यादा बेचेगा कि कम, प्राइस का बढ़ना मतलब प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना, क्योंकि बन तो पहले गया प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो फिक्स हो गया, तो हायर द प्राइस इन द मार्केट हायर इज द प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, खुश होके ज्यादा बेचेगा। तो लेकिन हम मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे कि या तो बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का बढ़ना मतलब एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। क्या हम इसको इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे, नहीं, हम इसको क्या पुकारेंगे, हम इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। यस काव्य, क्या बोलेंगे, दिस इज द इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है बच्चे, अब जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगी इसको क्या पुकारोगे, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बेटा इसका जो सप्लाई कर्व बनेगा, केवल एक बनेगा कि एक से ज्यादा बनेगा, कितना बनेगा, केवल एक, ऐसा बनाया करते थे ना हम। तो एक्स एक्सेस में हमेशा क्वांटिटी लिखी जाती है, तो क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सेस में हमने प्राइस लिखा, और जो सप्लाई का कर्व होता है बेटे वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हमने अज्यूम किया कि सपोज दिस इज द प्राइस, इस प्राइस में क्वांटिटी सप्लाइड इतना, व्हेन द प्राइस इज पी द क्वांटिटी सप्लाइड इज क्यू। अब बेटा दुकानदार क्या करेगा जब प्राइस बढ़ जाएगी, तो प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो वो खुश हो जाएगा, वो बोलेगा वाह वाह मेरा मुनाफा बढ़ रहा है। तो मुनाफा बढ़ रहा है तो क्या करेगा, वो ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा बेचेगा उतना ज्यादा कमाई। ठीक है, तो देखो पहले वो इस बिंदु पे था ए पॉइंट पे, अब कहाँ पे आ गया है, बी पॉइंट पे। तो सप्लाई कर्व तो सेम है, लेकिन उसी सप्लाई कर्व में क्या जा रहा है, ऊपर। तो देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, इसको एक्सपांशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। लेकिन
हर बार प्राइस बढ़ेगी ये तो जरूरी नहीं, द प्राइस कुड हैव फॉलन ऑल्सो। तो प्राइस जब फॉल हो जाएगी तो उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, तो बोलेगा जाओ इतनी सी प्राइस में मैं क्या बेचूं। तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी सप्लाइड को गिरा देगा। तो आप देखोगे कि किस दिशा में आ गया अपन, डाउनवर्ड। सप्लाई का सेम रहेगा लेकिन देयर वुड बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई, बराबर। तो जब जब होता है मूवमेंट वो होता है प्राइस के कारण, प्राइस का बढ़ना एक्सपांशन, प्राइस का घट जाना कंट्रैक्शन। जबकि शिफ्टिंग क्यों होता था, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में चेंज के कारण। क्या उसमें भी अपवर्ड डाउनवर्ड होता था, उसमें राइटवर्ड लेफ्टवर्ड हो। राइटवर्ड मतलब सप्लाई का बढ़ना की घटना, बढ़ना। लेफ्टवर्ड मतलब सप्लाई का घटना। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया बेटा उसमें पहला सवाल आता है सप्लाई की डेफिनेशन, दूसरा आता है फ्लो कंसेप्ट है कि स्टॉक कंसेप्ट है, तीसरा सप्लाई ऑफर्ड फॉर सेल को बोलते हैं कि जो एक्चुअली बिका, फोर्थ आता है शिफ्टिंग और मूवमेंट, एकदम फेवरेट है आईसीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। ओके, क्या बोल रहे हो बेटा, कंप्लीट कराए हो, अच्छा अच्छा, ओके बेटा ओके। तो वे भी बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ना वहां पे तो चार चार प्रकार की इलास्टिसिटी होती थी, इसमें तो एक ही प्रकार की इलास्टिसिटी, और उसी लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, ई एस। हम केवल प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं और कुछ नहीं निकालते। तो क्या आप बता सकते हो पहला मेथड क्या होगा, ऑफ कोर्स परसेंटेज मेथड होगा। तो क्या हो जाएगा, ई एस बराबर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला बच्चा कब यूज करते हैं, जब डेटा परसेंटेज में दिया हो। अगर ना दिया हो तो हम प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करेंगे। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। लेकिन हमें मालूम है कि इससे और बेहतर मेथड भी है, आर। ये क्या हो जाएगा, Q2 माइनस क्यू वन अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q। बेटा वहां पे जब डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे थे आप, कभी पॉजिटिव आंसर आ रहा था कभी नेगेटिव, हालांकि इनवर्स रिश्ता था तो नेगेटिव ही आ रहा था। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी में पॉजिटिव भी अलाउड था नेगेटिव भी अलाउड था। पॉजिटिव आता था तो नॉर्मल गुड बोलते थे, नेगेटिव आता था इंफीरियर गुड। सप्लाई की इलास्टिसिटी केवल पॉजिटिव आती है। कैसी आती है बेटा, केवल पॉजिटिव। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसके कुछ क्वेश्चन करवा देते हो, उसके बाद बचा हुआ चैप्टर कवर अप करवाते हो। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। सबसे कंप्लीट आंसर कौन सा है, जी। तो देखो पहला क्वेश्चन किसका है, डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन करो, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई से आप क्या समझते हो। तो इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है शिफ्ट। कैसे समझा कि ये शिफ्ट है, क्योंकि वर्ड क्वांटिटी नहीं बोला, क्वांटिटी नहीं बोलेगा तो शिफ्टिंग है, क्वांटिटी बोलेगा तो ये मूवमेंट। देखो एक पैटर्न ये वाला आता है, थर्ड वाला, सप्लाई प्राइस इंक्रीज इन द शॉर्ट रन। बेटा शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहा है, तो शॉर्ट रन में क्या होता है, प्राइस तो बढ़ गया। अब याद है शॉर्ट रन प्रोडक्शन में जो आपने पढ़ा था, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इसमें केवल लेबर को बदलते थे, मतलब कॉस्ट उतनी नहीं बदल रही है जितना कि प्राइस बदल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल लेबर को आप इंक्रीज कर रहे हो। तो जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ता है, प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर ऑल्सो इंक्रीज। ये दो तीन बार बेटा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लो एक न्यूमेरिकल करो, फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल। हमने डिमांड खत्म किया विच वॉज 5 to 6 मार्क्स।
सप्लाई 1 नंबर से लेके 2 नंबर मानो, अभी दोनों अटेम्प्ट में तो एक ही नंबर का आया, मतलब हमारी 7 नंबर की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। कंज्यूमर बिहेवियर 3, मैक्सिमम 4 मार्क्स। डन। पहले कौन सा मेथड वापरना है? आर्ट। क्या आर्ट से आंसर आया? आ गया? आर्ट से कौन सा आंसर आया बेटा? व्हाट इज द राइट आंसर? बी। बोलो। मेरे ख्याल से दिस वाजंट द आंसर। 0.833 आया। आर्क से आया कि प्रपोर्शन है? आर्क से एक भी टैली नहीं हो रहा है ना? आर्क से कितना आ रहा है? तो 0.81 आ रहा है, इसमें 0.81 है नहीं, तो कौन सा प्रपोर्शनेट यूज किया और कितना आया? 0.833। बेटा 7वां क्वेश्चन करके बताओ। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई से आप क्या समझते हो? एक्सपांशन मूवमेंट का पार्ट है कि शिफ्टिंग का? मूवमेंट का पार्ट है, तो प्राइस बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में सप्लाई बढ़ रही है कि घट रही है? तो लार्जर क्वांटिटी तो चारों में बोला, लेकिन प्राइस बढ़ेगी कि घटेगी? तो व्हाट इज द राइट वन? 10th वाला करो। इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या होता है? क्या ये उसकी प्राइस बदलने के कारण हुआ, किसी और फैक्टर की प्राइस बदलने के कारण? तो बेटा किसी और फैक्टर की प्राइस बदलती है तब भी तो शिफ्टिंग आता है, शिफ्टिंग में क्वांटिटी नहीं यूज होता है। उसने बोला इंक्रीज डिक्रीज मतलब शिफ्टिंग। 11th करो। इफ देर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इसको क्या बोलोगे? तो राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज इन सप्लाई। 12th करो। सप्लाई ऑफ गुड्स इज व्हाट कंसेप्ट? इट्स अ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया सारा के सारा? ओके। अब बेटा इलास्टिसिटी के बाद में ना वो आता है इसके कर्व्स। आपको डिमांड आसन याद है? तो सितंबर का था, न्यूमेरिकल आया था क्या? ये ठीक है, मैं मेरे करवाने के पहले आप लोग पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं करवाती हूँ। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹10 per unit. At this price, quantity supplied is 500 units. Price elasticity of supply of the commodity is 1.25. At what price the quantity to be supplied would be 20% more? तो व्हाट डू दे से? प्राइस कितना है? 10 रुपये। उस समय क्वांटिटी सप्लाइड है 500। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है 1.25। वो कौन सी वाली प्राइस है जबकि क्वांटिटी 20% ज्यादा हो जाएगी? ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा? क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी 20% एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया? तो 500 का आप 20% निकालोगे, 20% इज योर 1/5, तो कितना हो जाएगा? 100। तो क्वांटिटी कितना हो गया? 600। अब बेटा प्राइस निकालना है। अब आपको देखना पड़ेगा आर्क से आ रहा है कि परसेंटेज मेथड से आ रहा है। तो क्लास एक बार ट्राई करके देखो। हाउ आर यू गेटिंग? परसेंटेज मेथड से आ रहा है कि उससे आ रहा है? क्या बेटा? हाँ, नॉकआउट लगा के भी कर सकते हो, दैट इज एन ईजियर वर्जन। ठीक है, तो फिर तो आप परसेंटेज चेंज भी लगा सकते थे, है ना? परसेंटेज चेंज भी लगा सकते थे, लगा के देखना है। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज चेंज निकालोगे
तो ये परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। ये कितना हो गया 1.25, ये कितना है 20%। तो परसेंटेज चेंज इन पी पहले देख लेते हैं कि कितना आना चाहिए। बेटा मेरी हेल्प करो, 20 अपॉन 1.25 करो, बताओ व्हाट इज द आंसर। कितना? 16%। मतलब प्राइस में चेंज कितने का होना चाहिए? 16%। अब कितना हो रहा है? 10, 11.6। 10 का 10 प्लस 16% अपन निकाल लो। ठीक है, गॉट इट बेटा? क्या करोगे? पहले 10 का 16% निकालोगे, उसमें 10 जोड़ दोगे, तो कितना हो जाएगा? 11.6। डन बेटा? अच्छा क्वेश्चन आया था नहीं, नॉवल वेराइटी। ओके, हाँ तो मैं बोल रही थी इसके बाद क्या आता है। इसके बाद जैसे डिमांड आसन आता था वैसे सप्लाई आसन हो। अब फर्क ये होता है, डिमांड आसन राइट हैंड से करते हैं, सप्लाई आसन सॉरी लेफ्ट हैंड से करते हैं। बेटा दोनों की इलास्टिसिटी रेंजेस बिटवीन 0 टू इन्फिनिट। इसमें भी इट रेंजेस बिटवीन 0 एंड इन्फिनिट। 0 का मतलब हो जाएगा वर्टिकल, वर्टिकल मतलब परफेक्टली इलास्टिक। अब जैसे जैसे झुकेगा इलास्टिसिटी वुड राइज। ठीक है, फ्लैटर द कर्व द मोर इलास्टिक इट इज। तो दिस इज एब्सोल्युटली 0 मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, फिर आएगा इन इलास्टिक, फिर आएगा यूनिटरी इलास्टिक, फिर आएगा इलास्टिक, फिर आएगा परफेक्टली। वापस से बेटा या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछे। तो अगर ऐसा है कर्व, इलास्टिसिटी आपकी 0 है, क्या नहीं बदल रहा? क्वांटिटी नहीं बदल रही। ठीक है, और कभी भी ऐसा कर्व है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या नहीं बदल रहा? प्राइस नहीं बदल। अब बेटा एक और चीज, इलास्टिसिटी 0 कब आएगी? देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। इसका आंसर 0 कब आएगा? जब न्यूमरेटर 0। क्या बेटा? न्यूमरेटर 0। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता? क्या बेटा? पेरिशेबल। केवल इसका ही एग्जाम्पल आता और किसी का नहीं। तो बच्चों प्राइस कितनी भी बदल जाए ये क्वांटिटी बदलने को रेडी ही नहीं है। मतलब प्राइस अगर कम हो जाए तो भी उतने ही बेच रहा है, क्योंकि आज 4 पैसे मिलेंगे, बाद में तो खराब हो जाएगा ना सामान। तो कम प्राइस होने के बावजूद ये बेचने को रेडी हो जाता। तो इसके ऊपर क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं आता, केवल इसका एग्जाम्पल पढ़ के जाओगे, क्या बोलते हैं? पेरिशेबल का। ठीक है, तो अगला पैटर्न बेटा इसी का पूछा जाता है। देखो आई विल शो यू द क्वेश्चन। 18th करो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा कब आएगा? न्यूमरेटर बड़ा होने पे कि डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या होता है? सप्लाई की प्राइस। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? बी, proportionate change in supply is greater than the proportionate change in price. Question number 24. Elasticity of supply refers to percentage change in supply divided by, कभी कभी बहुत इजी वाला भी पूछ लेते हैं। लो बेटा 27th करो, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कब होगी? राइटवर्ड शिफ्ट मतलब सप्लाई का बढ़ना कि कम हो जाना? बढ़ना। टेक्नोलॉजी में सुधार आएगा तो क्या सप्लाई बढ़ेगी? और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। और कस्टम ड्यूटी मतलब एक प्रकार का टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 करो। इफ द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो सप्लाई कर्व कैसा होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब 0, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द वाइस। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगले वाले कंसेप्ट में।
बेटा दिस इज अ न्यू सेक्शन विच हैज बीन एडेड, पहले ये नहीं था, ये ऐड हुआ है शायद 2-3 अटेम्प्ट से, अब इसमें से रेगुलरली क्वेश्चन बन रहे हैं। हालांकि अभी तो सप्लाई का एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो नहीं आया, लेकिन हाँ दिस दे हैव स्टार्टेड आस्किंग देम। बेटा जैसे हमने पढ़ा था ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब सब सप्लाई इलास्टिक कब होगा और इन इलास्टिक कब होगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछती जाती हूँ, आप बताते जाना। मानो मार्केट में प्राइस बढ़ी तो सप्लायर क्या सोचेगा, सप्लाई बढ़ाने का कि कम करने का, बढ़ाने का सोचेगा, अग्री। अब बेटा वो सप्लाई बढ़ाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खतरनाक बढ़ जा रही है। कीमत बढ़ी 10 रुपए से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है 25 रुपीज, तो वो सप्लाई को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो इलास्टिक हुआ कि इन इलास्टिक हुआ, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होना, इलास्टिक मतलब चेंज होना। ठीक है, वापस से बोलते, प्राइस तो बढ़ी, कितने से बढ़ी, 10 रुपीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको बढ़ाने में बढ़ गया 25 रुपीज, वुड इंक्रीज द सप्लाई, नो, नहीं रिएक्ट कर रहा है, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, इन इलास्टिक। ठीक है, सेकेंड केस, प्राइस बढ़ी, वो सप्लाई बढ़ाना चाहता है, लेकिन प्रोडक्शन का जो तरीका है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब बताओ क्या वो बढ़ाएगा, नहीं, तो वापस उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा बढ़ाने में, तो सप्लाई इलास्टिक हुई कि इन इलास्टिक बेटे, इन इलास्टिक। जब वो नहीं रिस्पॉन्ड करता है दिस इज इन इलास्टिक है। तो देखो फर्स्ट वाला मैंने रेड कलर से पूरा हाईलाइट किया है, पूरा मॉड्यूल में भी है। इफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेज सब्सटैंशियल इंक्रीज इन कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट भी बढ़ रही, जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि प्रोडक्शन बढ़ाने पे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है प्राइस के मुकाबले, तो वो नहीं बढ़ाएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, लेस, मतलब वो इन इलास्टिक। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होगा, ठीक है क्या बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होगा तो भी उसका मोटिवेशन आएगा, वो नहीं करेगा। अब बताओ ज्यादा टाइम पीरियड है तो सप्लाई इलास्टिक होगी कि इन इलास्टिक, ठीक है, अगर कोई प्रोड्यूसर है एक दिन में बनाता है 50 पीसेस, तो 10 दिन में कितना बनाएगा, 500। ठीक है, तो क्या जैसे जैसे टाइम ज़्यादा मिल रहा है वैसे वैसे सप्लाई को ज़्यादा बढ़ा पा रहा है, और सप्लाई को बदल पाना मतलब इलास्टिक हुआ कि इन इलास्टिक, तो मोर द टाइम पीरियड मोर इज द सप्लाई इलास्टिसिटी। डिमांड में भी सेम कंसेप्ट, मोर द टाइम पीरियड मोर इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉमन है, मोर द टाइम पीरियड मोर इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम द ग्रेटर द सप्लाई इलास्टिसिटी। नेक्स्ट देखो, अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होंगे तो सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मोर द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स मोर द सप्लाई, और सप्लाई का बढ़ना मतलब इलास्टिक हो जाना। ठीक है, फिर बेटा अगर कोई फर्म अभी अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही है, क्या मैम, अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही, अब आपको क्या लगता है प्राइस बढ़ेगी तो ये इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक, फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही है मतलब कुछ मशीनरी खाली पड़ी है, कुछ लेबर खाली पड़ा है, तो प्राइस बढ़ेगी तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या वो ज्यादा बनाएगा, हाँ, मशीनें खाली पड़ी है, लेबर फ्री घूम रहा है, तो प्राइस ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा बनाएगा, ज्यादा बनाएगा तो आप क्या पुकारोगे बेटा, इलास्टिक की इन इलास्टिक, इलास्टिक। ठीक है, तो सप्लाई इज मोर इलास्टिक अगर वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा। अब बेटा अगर रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, लेबर सब आसानी से मिल रहा है तो प्राइस बढ़ेगी तो क्या वो इमिजिएटली सप्लाई बढ़ाएगा, और अगर दिक्कत आएगी तो नहीं बढ़ाएगा। तो इफ रॉ मटेरियल एंड इनपुट्स आर इजीली अवेलेबल, चीपली अवेलेबल, तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, इलास्टिक। ठीक है, अगर उसके पास में पूरा तैयार माल पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो प्राइस बढ़ेगी तो ज्यादा बेचेगा कि कम, तो इलास्टिक हुआ कि इन इलास्टिक,
हाँ, बदल पाए तो इलास्टिक, यश, नहीं बदल पाए तो इन इलास्टिक, करेक्ट। ठीक है, अगर एडिक्वेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है तो ये क्या कहलाएगा, इलास्टिक। ओके, फिर बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इजीली अवेलेबल। क्या वो सप्लाई को बदलेगा इमीडिएटली, बदलेगा। इलास्टिक बोलोगे कि इन इलास्टिक। और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल नहीं है तो इन इलास्टिक। बेटा कैपिटल और लेबर मोबाइल है, मतलब आपकी 4-5 फैक्ट्री है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, तो इलास्टिक हुआ कि इन इलास्टिक, इलास्टिक। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की आशंका है तो अभी बेचोगे कि उस समय बेचोगे, तो अभी अभी सप्लाई बदलोगे तो सप्लाई उतनी रखोगे तो क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। ठीक है, और सप्लाई कम होने की आशंका है तो अभी बेच के बाहर हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक। ये तो कर लेंगे, इजी सा कंसेप्ट होता है। बेटा अब आता है प्राइस इक्विलिब्रियम। बेटा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिश्ता है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का क्या रिलेशनशिप। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी ये बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मैं इसको एक टेबल का रूप दे दूं, इस टेबल का नाम क्या रखोगे बेटा, डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल, क्या रखोगे, डिमांड सप्लाई शेड्यूल, व्हाट वुड यू कॉल इट। इसको या तो डिमांड सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं या फिर मार्केट शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, या तो डिमांड सप्लाई शेड्यूल या फिर मार्केट शेड्यूल। ठीक है बच्चे, अब बताओ जब प्राइस 1 रुपी है तो डिमांड कितनी है, और सप्लाई, तो क्या बहुत स्टेबिलिटी है मार्केट में, तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई तो है ही नहीं। और जब प्राइस 5 रुपए है तब तो सप्लाई ज्यादा, खरीदार ही नहीं है, इसको स्टेबिलिटी बोलते हैं क्या। स्टेबिलिटी तो उस स्थिति को बोलते हैं जब डिमांड और सप्लाई बराबर। तो बेटा देखो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर है, और उस समय अपनी प्राइस कितनी है, 3 रुपए। तो ये जो 3 रुपए है ना, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम की प्राइस। और ये जो 6 और 6 है ये क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बोथ आर इक्वल। तो बेटा इसको अपन डायग्रामेटिकली भी देख सकते थे। अगर हमने एक्स एक्सिस में लिखा है क्वांटिटी और हमने वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है प्राइस, तो जो डिमांड का कर्व होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और जो सप्लाई का कर्व होता है वो होता है हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग, जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको हम बोलते हैं दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये होता है EQ और ये क्या होता है E। तो क्या आपको इक्विलिब्रियम प्राइस समझ में आया। इक्विलिब्रियम प्राइस का एक और दूसरा नाम होता है, जल्दी बोलो क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस का दूसरा नाम होता है मार्केट क्लियरिंग प्राइस। इसमें क्वेश्चन आ चुका है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार टेबल दिया था, दूसरी बार पूछा था कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो क्या होता है मार्केट क्लियरिंग प्राइस, क्योंकि बायर भी खुश है सेलर भी खुश है, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई। तो वो बेचने को राजी है, ये खरीदने को राजी है, तो मार्केट तो क्लियर ऑफ हो गई होगा। अब बेटा इस चैप्टर का लास्ट पड़ाव है द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो हालांकि हमने वो चैप्टर पढ़ा तो नहीं है, लेकिन क्या बता सकते हो कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। गुड, व्हाट द कंज्यूमर वाज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। तो बेटा कंज्यूमर जो है वो तो डिमांड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। तो अगर आप ग्राफिकली कंज्यूमर सरप्लस निकालते हो ना बेटा, तो वो क्या होता है,
MU कर्व के नीचे और प्राइस के ऊपर क्या होता है बेटा? ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व का ही दूसरा नाम MU कर्व होता है। तो ये तो वो देना चाहता था, और ये क्या बता रहा है बेटा? कितना देना पड़ा। सॉरी, ये क्या बता रहा है बेटा? कितना देना पड़ा। तो ये प्राइस लाइन। कैसे? फर्स्ट पीस, ये सपोज उसका फर्स्ट पीस, अब वो देना चाहता था इतना, दुकानदार ने मांगा इतना। तो बेटा ये डिफरेंस क्या हो गया? ये डिफरेंस क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस। फॉर द सेकेंड पीस ही वॉज विलिंग टू पे दिस मच। दुकानदार तो उतनी मांगेगा ना जितनी प्राइस। तो बेटा कंज्यूमर सरप्लस हमेशा होता है प्राइस के ऊपर और डिमांड कर्व के नीचे का एरिया। क्या बोलोगे बेटा? प्राइस के ऊपर का एरिया और डिमांड कर्व के नीचे का एरिया हमेशा एक ऊपर उठा हुआ ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है बेटा? ऊपर की तरफ उठा हुआ एक ट्राइंगल। तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला तो आपने एकदम सही बोला कि वो कितना देना चाहता था माइनस कितना देना पड़ा। अब बताओ प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? पहले बताओ सरप्लस क्या होता? समथिंग एक्स्ट्रा। तो प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब जितने में वो बेचना चाहता था उसे ज्यादा में बिक गया। तो कितने में बिका माइनस कितने में बेचना चाह रहा था। क्या बेटा? मार्केट प्राइस माइनस कितने में बेचना चाह रहा। तो बेटा प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हम सप्लाई कर्व का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सप्लाई कर्व। देखो दिस इज द सप्लाई कर्व, राइट। अब हमारा जो प्रोड्यूसर है ना, वो फर्स्ट पीस को इतने रुपए में बेचना चाहता था लेकिन बिक गया ज्यादा में। तो इसका जो अंतर है ये क्या है? प्रोड्यूसर सब। सेकेंड पीस के लिए इतने रुपए में बेचना चाहता था, बिक गया इतने में। तो प्रोड्यूसर सरप्लस वापस से होता तो ट्राइंगुलर रीजन है, लेकिन नीचे की तरफ ट्राइंगल बनता। प्राइस लाइन के नीचे अगर ट्राइंगल बन रहा है तो वो प्रोड्यूसर सरप्लस। सप्लाई कर्व के ऊपर, प्राइस लाइन के नीचे। जबकि कंज्यूमर सरप्लस उल्टा है, ऊपर की तरफ उठा हुआ एक ट्राइंगल, प्राइस लाइन के ऊपर डिमांड कर्व के नीचे। ठीक है बेटा? तो ना ये वाला पॉइंट क्या होता है? ये वाला पॉइंट, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे, इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों जीरो हैं। जितना कंज्यूमर देना चाह रहा था उतना ही देना पड़ा, और प्रोड्यूसर जिस कीमत पे बेचना चाह रहा था उसी कीमत पे बिका। तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस बोथ आर जीरो। आपको लिखना है तो लिख लो। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस बोथ ऑफ देम आर जीरो। और बेटा इक्विलिब्रियम के पॉइंट से जितने दूर जाओगे ना, प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता चला जाएगा। देखो वाई एक्सिस में सबसे ज्यादा है, ठीक है, और संतुलन के बिंदु पे इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे क्या है? दोनों की दोनों है। अंडरस्टूड बेटा? प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस। तो हमने सप्लाई चैप्टर भी कवर अप किया है। अब इसके जो प्रोड्यूसर सरप्लस और ये वाले जो क्वेश्चन है वो वाले मैं दिखवा देती हूँ। पहले प्रोड्यूसर सरप्लस सिलेबस में नहीं था, तो बाद में आना स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 करो। व्हाट इज मेंट बाय प्रोड्यूसर सरप्लस? When the producer is able to sell at a price higher than at which he was willing to sell. Correct. 54th. If the elasticity is zero, what is the shape of supply curve?
लो बेटा क्वेश्चन नंबर 49 करना है। देखो प्राइस में कोई चेंज आ रहा है क्या? प्राइस तो बदलते जा रहा है, इनफैक्ट प्राइस तो बढ़ते चले जा रही है। व्हाट अबाउट द क्वांटिटी? सेम है। अगर क्वांटिटी नहीं बदलेगी तो शेप कैसा आएगा? ऐसा। इसमें द क्वांटिटी डजंट चेंज, इसमें द प्राइस डजंट चेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, वर्टिकल एंड परफेक्टली इनएलास्टिक। इसका पैटर्न करवा देती हूँ इक्विलिब्रियम प्राइस वाला। ये लो। तो हाउ मच इज द इक्विलिब्रियम प्राइस? तो इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है वो वाला प्राइस व्हेन द मार्केट डिमांड एंड द मार्केट सप्लाई बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा? द आंसर वुड बी 4। और 350 को क्या पुकारोगे बेटा? इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी। तो बेटा इसके साथ ही हमारे चैप्टर खत्म होता है जिसको हमने बोला थ्योरी ऑफ सप्लाई। उम्मीद करती हूँ कि ठीक से आपको समझा पाए। डिमांड सप्लाई आज का सेशन फ्रूटफुल रहा। आई जस्ट होप इट। तो बेटा ऑनलाइन के भी बच्चों, इफ यू लाइक इट तो आप लिखना बेटा, एंड इफ एनी अदर थिंग यू वांट टू हैव फ्रॉम मी जस्ट लेट मी नो। चलो थैंक यू वंस अगेन। दिस इज साइनिंग ऑफ रूपा त्रिवेदी। थैंक यू। टेक केयर बेटा। हैव अ ग्रेट डे।